Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in course Theory of Computation and Parallel in Theory of Automata. Today we will discuss about what are regular languages, and this is the main topic of course course Theory of Automata and Theory of Computation. कुछ टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस करनी है. उसमें हम आज यही देखेंगे कि बाय डेफिनेशन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन हम किसे कहते हैं, किस टाइप की लैंग्वेज जो है वो रेगुलर कंसीडर होगी, और इसी तरह कौन सी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम रेगुलर कंसीडर नहीं कर पाएंगे. सो आइडेंटिफाई रेगुलर नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस इज़ द मेन कंसर्न ऑफ टूडेज लेक्चर. फर्दर कुछ एलिमेंट्री बेसिक क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू रेगुलर लैंग्वेजेस, हम उनको भी डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कुछ की क्वेश्चंस हैं फाइनाइटनेस के अकॉर्डिंग है, एम्प्टीनेस के अकॉर्डिंग है, और इसी तरह हमारे पास जो है फर्दर डिस्कशन है कि रिकर्सिव वे के अंदर हम कैसे अपनी रेगुलर लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं. सो रियली दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर एंड स्ट्रेट अवे वी नाउ स्टार्टेड. By definition, regular language क्या है? If a language can be expressed by using a regular expression, then it is called regular language RL. Regular expression in short RE and regular language in short RL के साथ हम इसको डिनोट करते हैं. So, अगर आप किसी लैंग्वेज को रेगुलर एक्सप्रेशन की टर्म्स के अंदर एक्सप्रेस कर पाएँ तो इस टाइप की लैंग्वेज आपके पास जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर होती है. हमने वेरी स्टार्ट के ऊपर जब रेगुलर एक्सप्रेशन की बात की तो हमने वहाँ पे देखा मोस्ट ऑफ द टाइम वी वर एबल टू डिस्कस टू डिस्क्राइब टू डिफाइन अ लैंग्वेज बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन. तो उसमें बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, जिस तरह हम इवन लैंग्वेज की बात करें, इवन लैंग्वेज की बात करें, और इसी तरह हम ऑड लैंग्वेज की अगर अब बात करें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस वहाँ पे हमने देखी कि जिनको आप रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से एक्सप्रेस कर सकते हैं. मीन रेगुलर एक्सप्रेशन की नोटेशन को यूटिलाइज करते हुए आप वहाँ पे उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. सो ऑल द टाइम दिस इज़ नॉट द केस दैट यू आर एबल टू राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर एनी पार्टिकुलर लैंग्वेज. तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी भी होंगी कि जिनके ऊपर रेगुलर एक्सप्रेशन को राइट अप करना मुमकिन नहीं होगा. तो हम यहाँ पे इसको लिमिटेड इसीलिए कर रहे हैं, हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि अगर आपकी कोई पार्टिकुलर लैंग्वेज जो है, अगर आप उसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को, तो हम ऐसी लैंग्वेज जो है उसको रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर करेंगे. अदर वे में आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एन FAM. एम मीन मशीन, मीन कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा, और फाइनाइट ऑटोमेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो आप एक मशीन के थ्रू, मीन कम्बिनेशन ऑफ स्टेट्स के साथ जिस तरह आप उसको एलेबरेट करते हैं. सो द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय एन FAM इज द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच आर एक्सेप्टेड बाय M एंड इज डिनोटेड बाय L of M. कि आपके पास कोई भी लैंग्वेज के जिसके अगेंस्ट आप उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकें, उसकी मशीन डिज़ाइन कर सकें, और वो मशीन क्या करती है बेसिकली इज़ द सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स विच आर एक्सेप्टेड बाय M. कि आपकी उस पार्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं आपकी मशीन जो है वो उसको सपोर्ट करती है और आप उसके ऊपर उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं. तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल हैं आपके गिवन पार्टिकुलर मशीन के ऊपर. सो इस सेंस में हम कहेंगे कि आपकी लैंग्वेज जो है L into M मीन लैंग्वेज ऑफ पार्टिकुलर मशीन M. सो दिस इज द सेकंड केस. इस वे में भी आप अपनी रेगुलर लैंग्वेजेस जो है उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं. नंबर 1 हमने क्या बात की है कि अगर आप एक रेगुलर लैंग्वेज अगर आप एक पार्टिकुलर लैंग्वेज के लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं तो आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है. नंबर 2, अगर आप लैंग्वेज के अगेंस्ट कोई फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकते हैं तो उस केस में भी आपकी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर कंसीडर होगी. एंड इन डिटेल वी हैव डिस्कस इट इन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा कि हमारे पास जो है अगर एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का रेगुलर एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डिजाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दैट पार्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन.
तो इसका मतलब है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन जिस लैंग्वेज का लिख पाएंगे उसी लैंग्वेज का जो है फर्दर आप फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। सो इन दैट सेंस हम वन वे में अपनी रेगुलर लैंग्वेज जो है उसको डिस्कस कर रहे हैं, उसको डिफाइन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, और सेकंड वे में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। द थर्ड वन, a language is said to be a regular language if and only if some finite state machine in FSM या finite state automata recognizes it। आपकी लैंग्वेज रेगुलर कंसीडर होगी अगर उसके लिए एक पार्टिकुलर फाइनाइट स्टेट मशीन एग्जिस्ट करती है जो उसको रिकॉग्नाइज कर सकती है। सो दिस इज द केस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग केस कि एक ही डेफिनेशन है, आप उसको डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर डिफरेंट उसकी कनेक्शंस जो है वो डिफरेंट टर्म्स के साथ जो है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज को डिफाइन कर रहे हैं। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर इज अनदर पॉसिबिलिटी दैट यू कैन डिफाइन योर रेगुलर एक्सप्रेशन इन एन अनदर वे। सो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इन तीन में, आप अपनी वर्डिंग में भी इसको किसी भी तरह से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उसका जो मेन कंसर्न है वो वही रहना चाहिए कि रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस होने वाली लैंग्वेज रेगुलर है या जिस लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकें वो लैंग्वेज रेगुलर है, या जिस लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा के ऊपर आप एग्जीक्यूट कर सकें उसकी हर एक स्ट्रिंग को, तो आप ऐसी पार्टिकुलर लैंग्वेज को रेगुलर लैंग्वेज का नाम देते हैं। So there is a important note, regular languages are also known as the type 3 languages. We have discussed in early chapters in startup lectures that there are basically 4 different type of languages, and type 0, type 1, type 2 and type 3. There we have discussed the type 3 languages are basically the regular languages. The languages that are generated or that are designed on basis of regular expression or the regular grammar are known as the regular languages. फिर उसके बाद टाइप 2 लैंग्वेजेस आ जाती हैं जिसमें हमने कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस की बात की थी, और इसी तरह टाइप 1 में कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेजेस आती हैं, और फिर टाइप 0 के अंदर फ्रेज स्ट्रक्चर लैंग्वेजेस आती हैं। सो वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स, स्टार्टअप के लेक्चर्स अगर आप देखें इसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने इनको डिस्कशंस की थी इनके ऊपर, और बार बार इसके ऊपर हमारी डिस्कशन होती रही है। तो इसका मतलब है रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली टाइप 3 की हमारे पास लैंग्वेजेस हैं। So this is a standard representation of regular languages. So here there is a diagram. According to this one, we have the regular languages, and regular languages have connection with DFAs. Further, it has connection with NFAs. Further, it has connection with regular expressions and the regular grammar. So हम इसको कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस डायग्राम को कैसे एलैबोरेट कर सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। अ लैंग्वेज दैट कैन बी डिजाइंड सिंपली, अ लैंग्वेज that is basically presented by using a deterministic finite automata will be considered a regular language. Simply, if a machine M for a particular language exists, then it means that your particular given finite automata is basically related to some type of regular language. So अगर आपके पास रेगुलर कोई भी लैंग्वेज है और उसके अगेंस्ट उसका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एग्जिस्ट करता है, तो कंफर्म है कि उस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अगेंस्ट आपकी जो लैंग्वेज बनी है, डिज़ाइन की गई है, लिखी गई है, आप उसको रेगुलर लैंग्वेज का नाम देंगे। Similar way, if you have a language and for that you are able to design the non-deterministic finite automata, so for that you can say that the non-deterministic finite automata is basically for a language that is known as the regular language. So simply, तो DFA, NFA इनको हमने डिस्कस किया था। डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बेसिकली मशीन्स हैं, लैंग्वेज को एक्सेप्ट रिकॉग्नाइज करने का काम करती हैं कि कौन सी पार्टिकुलर स्ट्रिंग आपकी लैंग्वेज की जो है वो उस पार्टिकुलर मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकती है, और फिर कलेक्शन ऑफ दैट एग्जीक्यूटेड स्ट्रिंग्स विल कंसीडर्ड अ लैंग्वेज। सो तो अगर DFA, NFA
किसी लैंग्वेज के बनाए जा सकते हैं, तो कंफर्म है कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर कंसीडर होगी। और इसी तरह हम अगर थर्ड की बात करें रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो सिंपल कि अगर आप एक लैंग्वेज के अगेंस्ट जो है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन राइट कर सकते हैं, या एक लैंग्वेज को इन टर्म्स ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास जो लैंग्वेज है वो रेगुलर कंसीडर होगी। In other way, if there are regular expression exist for a particular language, then you can say that your given type of language is regular. So ये वही चीज़ें हैं जिनको हमने अभी प्रीवियस डेफिनेशन में भी यूटिलाइज किया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ एक्सप्रेस होने वाली लैंग्वेज रेगुलर है, और NFA DFA के साथ आप जिन लैंग्वेजेस को एक्चुअल में रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं वो भी रेगुलर लैंग्वेजेस कंसीडर होती हैं। So by definition आप यहाँ पे देख सकते हैं, if a language can be expressed by using a regular expression, then it is called a regular language. And further, the language accepted by NFA M is the set of all strings which are accepted by M and is denoted by L of M. तो हमने यहाँ पे finite automata की जर्नल बात की है। So in finite automata we have two different type of automata mainly. One is the deterministic and the other one is the non-deterministic finite automata. इसी तरह अर्ली चैप्टर्स में जिस तरह मैंने अभी डिस्कस भी आपके साथ किया है कि रेगुलर एक्सप्रेशन या रेगुलर ग्रामर की बेस पे बनने वाली लैंग्वेज जो है वो टाइप 3 की लैंग्वेज होती है और उसको आप रेगुलर लैंग्वेज का नाम देते हैं। सो हियर इज द रेगुलर ग्रामर। इफ यू आर एबल टू डिजाइन ए रेगुलर ग्रामर फॉर ए पार्टिकुलर लैंग्वेज, देन इट मीन्स यूर गिवन पार्टिकुलर लैंग्वेज इज बेसिकली अ रेगुलर लैंग्वेज। सो ओवरऑल this is a standard representation of regular languages. So according to that, if a language can be accepted by using the machines DFA or NFAs, or it can be expressed by using the regular expression, or it can be generated by using the regular grammar, then we are able to say that your given particular language is the regular language. So when we say we are given a regular language L, we mean language L is in a standard representation. So simple, अभी हमने यही डिस्कशन की है कि आपकी लैंग्वेज रेगुलर कब कंसिडर होगी, अगर वो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन में होगी। और स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट सिनेरियोज हमने देखे हैं कि अगर आप उसको रेगुलर ग्रामर से जनरेट कर पाएं, आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस कर पाएं, आप उसको DFA और NFA के साथ जो है वो और डेमोन्स्ट्रेट कर सकें, आप उसको डिज़ाइन कर सकें, तो इसका मतलब है कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर होगी। So if we are interested in term of regular, then it is a question that what will be the not regular. कोई इसका मतलब है कि अगर लैंग्वेज आपकी रेगुलर पॉसिबल है तो फिर ऐसी लैंग्वेजेस भी पॉसिबल हैं जो कि नॉट रेगुलर है, क्योंकि हमने यही बात की है कि जिस लैंग्वेज का आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकेंगे या उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना सकेंगे तो वो लैंग्वेज रेगुलर है। सो वी हैव वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस आर देयर, इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस आर देयर फॉर विच वी आर not able to design a finite automata, or to we cannot express those languages by using the regular expressions. So this is a question. So the question is, when is a language is regular? And the answer we have already discussed. If we are able to construct one of the followings, or DFA or NFA or MT-NFA or regular expression, then it means your given language is regular. The other question, when is a language not regular? कब regular नहीं होगी? If we can show that no FA can be built for a language. So if we can show that no FA can be built for a language, so it mean हमें कुछ करना पड़ेगा इसके लिए, किसी लैंग्वेज पार्टिकुलर लैंग्वेज को ये बताने के लिए कि ये पार्टिकुलर लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। सो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए एक टेक्निक को यूज़ करेंगे, हम इसका एक प्रोसीजर है पंपिंग लीमा को हम यूज़ करेंगे। और उसका मकसद क्या होता है कि किसी भी पार्टिकुलर लैंग्वेज को आपने ये बताना होता है कि ये लैंग्वेज गिवन लैंग्वेज जो है वो आपकी रेगुलर नहीं है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स हमारे जो हैं उसमें हम इन डिटेल देखेंगे। सो जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीज़ें डिस्कस की हैं
कि अगर रेगुलर लैंग्वेजेस हैं एग्जिस्ट करती हैं तो कंफर्म है कि फिर नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस भी होंगी। तो रेगुलर लैंग्वेजेस वो जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है रेगुलर एक्सप्रेशन से, और जिनको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे वो लैंग्वेजेस जो हैं वो नॉट रेगुलर या नॉन रेगुलर कंसीडर होंगी। अदर क्वेश्चंस आर व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस आर रेगुलर। हम किन लैंग्वेजेस को रेगुलर कह रहे हैं? क्या फाइनाइट टाइप की लैंग्वेजेस रेगुलर हो सकती हैं या इनफाइनाइट टाइप की लैंग्वेजेस जो है वो रेगुलर हो सकती हैं? दिस इज अ वेरी की क्वेश्चन। हम इसमें इन डिटेल अभी बात करेंगे, इसी लेक्चर के अंदर हम इन डेप्थ जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल दो टर्म्स हमने यहाँ पे यूज की हैं, फाइनाइट की और इनफाइनाइट की। सो हम किस टाइप की लैंग्वेज को रेगुलर कंसीडर करेंगे? सो दिस इज श्योर दैट फाइनाइट टाइप लैंग्वेजेस आर सिंपली द रेगुलर लैंग्वेजेस। कि जो फाइनाइट लैंग्वेजेस होंगी, फाइनाइट का मतलब ऐसी लैंग्वेजेस जिनमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो है वो लिमिटेड हैं, वो काउंटेबल होते हैं। आप बता सकते हैं इसमें 1 वर्ड होगा आपकी लैंग्वेज में, 10 वर्ड्स होंगे, 100 वर्ड्स होंगे, 1000 वर्ड्स होंगे। इफ यू आर एबल टू टेल अबाउट द total net worth or total net count of your given words in particular language, then you can say that your given language is finite. So this is the case कि हर finite language आपके पास जो है वो regular consider होगी। Okay, next one is infinite. So infinite में जो है हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर हैं और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास वो नॉन रेगुलर हैं। अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, हम उसको देखते हुए डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इनफाइनाइट टाइप की लैंग्वेजेस को भी जो है वो रेगुलर या नॉन रेगुलर किस बेस के ऊपर हम उनको जो है वो कैटेगराइज करते हैं। So the other question is what type of languages are not regular? Simply the languages which are not recognized by an FSM. ये की पॉइंट है, यहीं से हमारी आगे डिस्कशन होगी। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि जो लैंग्वेजेस को आप रिकॉग्नाइज ना कर पाए FSM के साथ, वो लैंग्वेजेस आपके पास रेगुलर नहीं है। नंबर 2, फर्दर दीज लैंग्वेजेस विच रिक्वायर मेमोरी। नंबर 1 कि आप उसके लिए FSM ना बना सकें, और नंबर 2 वो लैंग्वेजेस जो मेमोरी को रिक्वायर करें। अब इसमें मेमोरी का कंसेप्ट क्या है, हमने ये अर्ली डिस्कशंस की थी, इसके ऊपर भी हमारी बात हुई थी कि ये जो डिफरेंट टाइप के ऑटोमेटा हैं, फैमिलीज ऑफ ऑटोमेटा है, जिसमें हमने फाइनाइट ऑटोमेटा की बात की, पुश डाउन ऑटोमेटा की बात की, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा और इसी तरह ट्यूरिंग मशीन की बात की। ये मुझे उम्मीद है कि आपको प्रीवियस लेक्चर्स के ये टॉपिक याद होंगे, जहां पे हमने ये कहा था कि ये 4 डिफरेंट टाइप्स के ऑटोमेटा हैं और ये अपनी मेमोराइजेशन के हिसाब से इनकी डिफरेंट वर्थ है। तो उसमें हमने कहा था कि सबसे रिस्ट्रिक्टेड मॉडल जो है हमारे पास वो फाइनाइट ऑटोमेटा है कि जो लिमिटेड मेमोरी रखता है, और इसकी मेमोरी क्या है कि आप पार्टिकुलर स्टेट के ऊपर आपकी मेमोरी है, और jैसे ही आप स्टेट को छोड़ के आगे चले जाते हैं तो इसकी मेमोरी समझ लें कि जो है वो खत्म हो जाती है। So this have no extra memory or auxiliary memory to store its elements. So for that purpose we are saying the languages which are not recognized by any FSM, further the languages which require memory. तो अब जाहिर बात जब मेमोरी रिक्वायर होगी तो FSM तो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपकी मेमोरी के अकॉर्डिंग जो है वो चीज़ों को स्टोर कर सके और डिसाइड कर सके। सो इट मीन इन दैट पार्टिकुलर केस यूर गिवन लैंग्वेज विल बी नॉन रेगुलर। हम इसको फर्दर एलैबोरेट करते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है। हम आगे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। The memory of FSM is very limited, no doubt about that. अभी मैंने आपसे यही बात की है कि फाइनाइट स्टेट मशीन की मेमोरी जो है वो लिमिटेड होती है, यानी इसमें आप जो है वो स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें तो इसमें रिजल्ट्स या रिकॉर्ड्स या स्टेट्स का रिकॉर्ड जो है वो इतना ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते। सो द की पॉइंट, इट कैन नॉट स्टोर और काउंट स्ट्रिंग्स। इसमें ना तो आप स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्पेशल परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही काउंट कर सकते हैं अपनी स्ट्रिंग्स को। जस्ट फॉर यूर ईज एंड जस्ट फॉर यूर कन्वीनियंस आई हैव written here 2 different examples. One is related to storage point of view and the other one is related to the counting point of view.
तो सो फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 देयर इज अ स्ट्रिंग, लेट्स से ABB, ये कोई स्ट्रिंग है यानी कंप्लीट स्ट्रिंग है ABB एंड सो ऑन। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप इसके पैटर्न पे गौर करें स्ट्रिंग के, तो आप देख सकते हैं आई हैव स्टार्टेड विद A, देन कम दी 2 B's, सो फर्स्ट B एंड सेकंड B। सो बाय यूजिंग दिस वन दी अगेन दिस स्ट्रिंग इज रिपीटेड ABB, वही स्ट्रिंग जो आपने यहाँ पे ABB के साथ स्टार्ट की थी उसको अगेन आप जो है वो रिपीट कर रहे हैं। सो इट मीन every time your string will be generated, it will be generated in terms of ABB, further ABB and so on. So this will be the case, this is the case. So according to that your strings can be generated in your particular language. तो A आएगा, उसके बाद 2 B आएंगे, अगेन यही पैटर्न जो है वो रिपीट होगा, A आएगा, फिर डबल B आएगा एंड A आएगा डबल B। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, अब ABB ये एक पैटर्न है, अब यही पैटर्न जो है वो अगेन यहाँ पे रिपीट हो रहा है। सो इट मीन यू हैव टू स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पैटर्न। अब इस पैटर्न का जो रिजल्ट है वो आपने स्टोर करना है। अब हमारे पास हम ये क्लेम कर रहे हैं कि FSM की मेमोरी लिमिटेड है, ये इस काबिल नहीं है कि ये आपके पास इस तरह के पैटर्न्स जो हैं उनको स्टोर कर सके। सो फॉर दैट पर्पस you are unable to decide, you are unable to define design any finite state machine according to this given language in which you have the pattern of ABB and so on. Whenever there comes A, then it means there are 2 double B's. After that, whenever one A comes, there are 2 double B's and so on. This is the pattern. तो अब हमारे पास कोई सिनेरियो ऐसा नहीं है कि जिसमें आप जो है वो स्टोर कर सकें अपनी स्ट्रिंग्स को और उसके बाद जो है वो आप आगे इसमें इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप फर्दर प्रोसीड कर सकें। सो इट मीन यू आर अनएबल टू डिजाइन एनी फाइनाइट स्टेट मशीन इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये एक पॉइंट हमें मिला, और इस तरह के जब भी पैटर्न आपको मिलेंगे आपकी अपनी पार्टिकुलर लैंग्वेज में, तो ये मुश्किल होगा आपके लिए कि आप उसके लिए कोई मशीन डिजाइन कर सकें। नंबर 2, काउंट की अगर बात करें, A पावर n, B पावर n। अब इसमें इन जनरल हमने ये बात की है, और अगर लेट से हम इसको लिमिटेड भी कर दें, हम ये कहें कि इसमें n जो है उसकी मिनिमम वैल्यू 1 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं है। सो वी कैन से दैट A पावर n, B पावर n सच दैट n कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो फॉर दैट केस हम ये कहेंगे कि अब इसमें हर B जो है, नंबर ऑफ B's जो हैं वो डिपेंडेंट है नंबर ऑफ A's के ऊपर। अगर आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो कंफर्म है कि यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 होगी। सो फॉर दैट केस A की जो अक्रंस है वो 1 टाइम होगी, B की अक्रंस भी 1 टाइम होगी। इसी तरह अगर आप n की वैल्यू को 2 स्टोर करते हैं तो उसमें फिर A पावर 2 B पावर 2 होगा। और पावर का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस कोर्स के अंदर पावर का मतलब वो मैथमेटिकल पावर नहीं है बल्कि नंबर ऑफ टाइम्स है। सो A पावर 2 B पावर 2 का मतलब क्या होगा, A 2 टाइम देन B 2 टाइम, जिस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे A 2 टाइम B 2 टाइम। और अगर आप n की वैल्यू को 3 स्टोर करेंगे, सो फॉर दैट केस A पावर 3 B पावर 3 यानी कि A 3 दफा और उसी तरह उसके बाद B 3 दफा आएगा जिस तरह यहाँ पर, एंड सो ऑन दिस अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न योर स्ट्रिंग्स विल बी जनरेटेड। अब इसमें आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बीज टोटली डिपेंड कर रहे हैं नंबर ऑफ एज के ऊपर, कि जितने नंबर ऑफ ए आएंगे उसके बाद उतने ही नंबर ऑफ बी आएंगे। अब चाहे वो 1 टाइम है, चाहे वो 2 टाइम है, 3 टाइम है, एनी नंबर ऑफ टाइम है। अब इसका मतलब है हमें काउंट करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ एज जो है वो कितनी दफा आपकी स्ट्रिंग में अकर हो रहे हैं। सो वी आर अगेन अनेबल ड्यू टू द लिमिटेड और द रिस्ट्रिक्टेड मॉडल ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। ये मुमकिन नहीं है हमारे लिए, हमारे पास कोई स्पेशल मेमोरी नहीं है स्टैक बेस्ड जिस तरह पीडीए में होती है।
कि जिसमें हम इन चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकें कि कितने नंबर ऑफ एज आए हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो है हम नंबर ऑफ बीज जो है उसको जनरेट कर सकें. सो अगेन ये दिस इज द केस एंड वी कैन से दैट वी आर अनेबल टू काउंट द नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और द नंबर ऑफ टोटल अकरेंसेज ऑफ ए. सो फॉर दैट for the reason we can say that example number 2 is also a non-regular language. अब हम कुछ लैंग्वेजेस की एग्जांपल लेते हैं और फिर वहां पे देखते हैं कि ये लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर हैं, ये रेगुलर नहीं है. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट लैंग्वेज इज यूनरी प्राइम नंबर एंड यू कैन से हियर प्राइम नंबर्स की अगर आप बात करें तो प्राइम नंबर्स जो हैं उसमें वी स्टार्ट विद 2. इसके ऊपर भी हमने शुरू में बात की थी कि प्राइम नंबर्स में 0 और 1 ना तो प्राइम कैटेगरी में आते हैं ना ही वो कंपोजिट की कैटेगरी में आते हैं, बल्कि जो प्राइम कंपोजिट का कंसेप्ट है वो नंबर 2 से स्टार्ट होता है. सो नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन दैट इज अ प्राइम. सो द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्राइम कंपोजिट स्टार्ट्स फ्रॉम द नंबर 2. 2 is a prime, 3 is a prime, 5 is a prime, 7 is a prime, 11 is a prime, 13 is a prime, 17, 19, 23 and so on. तो ऐसे तमाम नंबर जिनके मैक्सिमम 2 डिवाइजर हों और जो 2 से स्टार्ट हो रहे हैं ऑनवर्ड, जिसके मैक्सिमम 2 डिवाइजर हैं और 2 डिवाइजर मैक्सिमम कब होते हैं कि एक नंबर इटसेल्फ और एक नंबर 1 पे अगर वो फुली डिवाइड होता है. इसके अलावा अगर उसके एक भी ज्यादा डिवाइजर होगा तो हम ऐसे नंबर को कंपोजिट नंबर कंसीडर करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस जो बात मैंने आपसे की है, 2 इज अ प्राइम और हम यहाँ पे यूनरी की बात कर रहे हैं. सो यूनरी मीन आपको ये नंबर्स जो है वो यूनरी नोटेशन के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे. यूनरी मीन 1 नोटेशन के अंदर. सो जब हमने बात की कि 2 प्राइम है तो उसको आपने लिखा 1 1 मीन नंबर ऑफ टाइम्स आप 1 लिख रहे हैं जितना आपका फिगर है या जितना आपका ये प्राइम नंबर है. सो 3 के लिए आपने 3 टाइम यूनरी 3 टाइम 1 टाइप किया है और 5 के लिए 5 टाइम 1 है और 7 के लिए 7 टाइम है एंड सेम इज द केस फॉर 11 एंड सो ऑन. सो अब आप इसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 1 raised to power 2 and in automata and theory of computation the power mean the total number of occurrences of the base symbol. So 1 will come 2 times as we have seen here, 1 power 3 so it means 1 will come 3 times. So 1 raised to power 5, 1 raised to power 7 and so on. So in short in set notation we can say that 1 power p such that p is a prime number. Okay, तो ये एक लैंग्वेज है. अब इसमें आप देखें, अब इसमें जो है कोई पैटर्न आपका जो है वो पहले आप कह रहे हैं कि 2 एक नंबर है, उसके बाद 3 हो गया है मीन 3 टाइम 1 आ रहा है, फिर आप 5 टाइम है और उसके बाद फिर 7 है, फिर 11 है, जंप कर गई है वैल्यू, फिर 13 हो गई है, लेस हो गई है. मीन जो डिफरेंस देखें इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है. सो द पैटर्न्स आर नॉट रेगुलर. और दूसरी बात यह है कि अब किस तरह से मशीन जो है फाइनाइट स्टेट मशीन ऑन बेसिस ऑफ स्टेट्स ये कैसे डिसाइड करेगी कि किस तरह से आपने इन प्राइम नंबर्स को जो है वो जो है वो काउंट भी करना है और उसके बाद नया प्राइम नंबर जो जनरेट होगा उसके लिए आपने ऑटोमेटा भी डिजाइन करना है. सो वी आर अनेबल टू डिसाइड एनीथिंग अबाउट दैट. सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सिंपली द नॉन रेगुलर लैंग्वेज. नंबर 2, और सिंपली ये भी देख लें कि आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी राइट अप नहीं कर सकते. यूनरी स्केयर्स. सो जिस तरह आपके पास नंबर्स होते हैं, 0 का स्केयर 0 है, 1 का स्केयर 1 है, 2 का स्केयर 4 है, 3 का स्केयर 9 है, 4 का स्केयर 16 है, 5 का 25 है, 6 का 36 है, 7 का 49 है एंड सो ऑन. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमने इसको इस फर्स्ट नोटेशन में राइट नहीं किया, बल्कि हमने इसको जो सेकंड नोटेशन आप जिस तरह यहाँ पे देख रहे थे उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इसको राइट किया है. सो 0 power 0 इट मीन इक्वल टू 0 एंड फॉर 0 यू हैव टू राइट द एम्प्टी स्ट्रिंग. सो 1 का स्केयर 1 है तो 1 की पावर 1 यानी कि 1 है. 1 power 4 का मतलब है कि 1 को 4 टाइम लिखेंगे क्योंकि आप यूनरी नोटेशन में इसको राइट अप कर रहे हैं, unary square notation. So 1 raised to power 9, 16, 25, 36 and so on. So we can say we can write it in set notation as 1 raised to power n such that n is a perfect scale.
सो अगेन अब अगर ये बात आप पे छोड़ दी जाए कि आप डिसाइड करें कि क्या आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, क्या आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप करेक्टली जो है इसका आंसर दे सकते हैं। और इसका आंसर जो है वो अगेन वही है जो फर्स्ट वन का था कि यू आर अनएबल to express this language by using the regular expression, or you are unable to design any finite automata related to that, especially unary scarce language. नंबर 3, पैलिंड्रोमिक बिट स्ट्रिंग। पैलिंड्रोम के ऊपर हम बात कर चुके हैं, बहुत दफ़ा इस पे बात हुई। रिकर्सिव डेफिनेशन में हमने बात की, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस की जो लैंग्वेज थी उसमें हमने बात की। तो बिट मीन 0-1 नोटेशन में आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे इसकी स्ट्रिंग्स को, और पैलिंड्रोमिक होंगी तो एम्प्टी स्ट्रिंग इज अ पैलिंड्रोम, 0 इज अ पैलिंड्रोम, 1 इज अ पैलिंड्रोम, 0-0 इज अ पैलिंड्रोम, 1-1 पैलिंड्रोम, 0-0-0 एंड सो ऑन। तो पैलिंड्रोम की क्वालिटी क्या है कि अगर आप स्ट्रिंग को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रीड करें तो दोनों तरह से आपको वो सेम वैल्यू या सेम पैटर्न प्रोवाइड करती है। So we can say that X is an element of your particular language and it belongs to 0-1 star such that X is equal to X raised power R, कि जो X होगा स्ट्रिंग होगी उसका रिवर्स भी उसके इक्वल होगा। तो इस तरह से जो है वो आप जो है वो इसको डिफाइन कर सकते। सो ये थर्ड वन भी हमारे पास लैंग्वेज जो है ये भी रेगुलर कंसीडर नहीं होगी, ये भी हमारे पास जो है वो नॉन रेगुलर है। So all the examples had the property infinite cardinality in common। कंफर्म है कि इन तमाम तीनों लैंग्वेजेस की अगर बात करें तो इसमें जो स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही हैं, जिस तरह अगर आप इसकी बात करें 1-1 है, 1-1 है, 5x1 है, तो इसमें तीनों लैंग्वेजेस में जो भी स्ट्रिंग जनरेट हो रही है उस स्ट्रिंग की लेंथ फाइनाइट है। लेकिन अब ये कितनी स्ट्रिंग्स जनरेट होती हैं आपकी लैंग्वेज में, ये टोटल नंबर ऑफ काउंट करना मुश्किल है आपके लिए, आप बता नहीं सकते। सो दीज आर अनकाउंटेबल। सो यू कैन से दैट द टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स दैट कैन बी जनरेटेड इन योर गिवन पार्टिकुलर लैंग्वेज इज इनफाइनाइट। So for that we are saying that all these three languages have the infinite cardinality. Whether or not these are regular, ये बात हम कर चुके हैं कि इनमें से कोई भी लैंग्वेज जो है वो आपके पास रेगुलर लैंग्वेज नहीं है, बल्कि तीनों जो है हमारे पास वो नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस कंसीडर होती हैं। अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेते हैं, और अपनी आसानी के लिए हमने ये एक चार्ट बना लिया यहाँ पे, हाउ टू फाइंड रेगुलर नॉट रेगुलर लैंग्वेजेस। हम किन बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि लैंग्वेजेस रेगुलर हैं या रेगुलर नहीं है। सो फॉर दैट लेट्स से वी हैव अ लैंग्वेज L, and simply we have to check that if this is an empty language or this is a non-empty language। तो हम इसको simply first of all इसको categorize करेंगे कि आपकी given language जो है वो empty है या वो empty नहीं है। अगर तो आपकी given language empty है, it mean कि आप उसका finite automata नहीं डिजाइन कर सकते। So it mean finite empty language वो language है कि जिसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं होती और इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग भी एग्जिस्ट नहीं करती। सो फॉर दैट यू आर सेइंग एवरी एम्प्टी लैंग्वेज, सो सिंपली किसी भी लैंग्वेज को आप एम्प्टी तभी कंसीडर करेंगे जब उसमें कोई भी स्ट्रिंग नहीं होगी। तो एम्प्टी लैंग्वेज के लिए ऑटोमेटा डिजाइन किया जा सकता है। तो हर एम्प्टी लैंग्वेज किसी भी सिनेरियो में अगर आप बनाएंगे तो आप उसको रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर करेंगे। ओके, इन अदर केस इफ यू हैव नॉन एम्प्टी लैंग्वेज, यानी ऐसी लैंग्वेज जिसमें कुछ स्ट्रिंग्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं, आई मीन वो काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं, अब हम उसके ऊपर आ जाते हैं। नॉन एम्प्टी लैंग्वेज जो है उसमें भी दो कैटेगरीज हैं कि या तो वो आपकी लैंग्वेज फाइनाइट होगी, उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं आपकी लैंग्वेज में वो काउंटेबल होंगे, या आपकी जो टोटल वर्ड्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे। जिस तरह अभी प्रीवियस पेज पे हमने 3 एग्जांपल की हेल्प ली है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो थे वो इनफाइनाइट थे, वो कितने जनरेट हो रहे हैं हम नहीं जानते। सो इसमें भी अगर तो फाइनाइट लैंग्वेज है, नंबर ऑफ वर्ड्स काउंटेबल हैं, तो कंफर्म है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर होगी। सो अगेन हमने इसको शॉर्ट कर लिया कि हर एम्प्टी लैंग्वेज फाइनाइट है, हर एम्प्टी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, और इसी तरह हर फाइनाइट लैंग्वेज भी रेगुलर है। सो इसी तरह इनफाइनाइट लैंग्वेजेस जो है यहाँ पे एक्चुअल में असल डिस्कशन है कि इनफाइनाइट लैंग्वेजेस जो है वो किस कैटेगरी में जाते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं
कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो रेगुलर हैं इनफाइनाइट लैंग्वेजेस में से, और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो नॉन रेगुलर कंसीडर होती हैं। हम इनके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से हम इनको कह सकते हैं कि कुछ रेगुलर हैं और कुछ रेगुलर नहीं है। सो दीज आर दी की क्वेश्चंस। इसको अब आपने गौर से देखना है, इस पे कंसंट्रेट करना है। बहुत सारे आंसर आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली हम जो कुछ पढ़ चुके हैं उसकी बेसिस पे मिल जाएंगे, और अगर कुछ रह जाएगा तो रिमेनिंग लेक्चर के अंदर आपको इनके आंसर मिल जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ क्वेश्चन, आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट? क्या तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट होती हैं? तो इसका आंसर नो है। तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट नहीं होती, क्योंकि हम अभी प्रीवियस पेज पे ये बात करके आए हैं कि हर इनफाइनाइट लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं हो सकती। सो अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पे गौर करें, आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट? क्या तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट होती हैं? नो। तमाम फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर ज़रूर हैं, लेकिन कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो फाइनाइट भी हैं, और कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो हमारे पास इनफाइनाइट कैटेगरी के अंदर भी जाएंगी। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हमने ऑल की बात की है, आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट? अगर हम कहते हैं कि कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट होती हैं तो इसका आंसर यस होता, बट वी आर क्लेमिंग दैट आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट, सो द आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर? क्या तमाम फाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर होती हैं? जिसमें आप देख सकते हैं कि तमाम फाइनाइट लैंग्वेजेस जो हैं वो कंफर्म है, वो क्या होंगी, वो रेगुलर कैटेगरी में होंगी। सो वी आर सेइंग दैट द आंसर इज यस। नंबर 3, आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट? क्या तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट होती हैं? अगेन नो, क्योंकि कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट भी हैं और कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट भी हैं। अगेन कि कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो फाइनाइट हैं रेगुलर, और कुछ लैंग्वेजेस जो हैं हमारे पास रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो इनफाइनाइट कैटेगरी में भी होती हैं। नंबर 4, आर ऑल इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर? क्या तमाम इनफाइनाइट लैंग्वेजेस रेगुलर होंगी? अगेन नो। बहुत सारी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस ऐसी होंगी जो कुछ उसमें से रेगुलर होंगी और कुछ इसमें से नॉन रेगुलर होंगी। जिस तरह अभी हमने बात की है पैलिंड्रोम लैंग्वेज की, अगर आप बात करें तो वो इनफाइनाइट लैंग्वेज जरूर है, लेकिन वो हमारे पास रेगुलर नहीं है। और इसी तरह इनफाइनाइट में अगर हम इवन लैंग्वेज की बात करें या इवन लैंग्वेज की बात करें, वो इनफाइनाइट है, लेकिन आप उसको रेगुलर एक्सप्रेशन से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और आप उसका जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा भी बना सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ इनफाइनाइट लैंग्वेज विल बी द रेगुलर। सो अगेन हमने ऑल फॉर ऑल बात कर रहे हैं, सो आर ऑल इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर? द आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आर ऑल नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट? क्या तमाम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो फाइनाइट होंगी? अगेन आंसर इज नो। तमाम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट नहीं होती। हम अगेन वही बात करेंगे, बहुत सारी नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस यहाँ इस कैटेगरी में ऐसी होंगी जो हमारे पास क्या होंगी, इनफाइनाइट होंगी। सो इट मीन द आंसर इज नो। क्वेश्चन नंबर 2, आर ऑल फाइनाइट लैंग्वेजेस आर नॉन रेगुलर? क्या तमाम फाइनाइट लैंग्वेजेस नॉन रेगुलर होती हैं? अगेन आंसर इज नो। फाइनाइट लैंग्वेजेस जो हैं वो तो हमारे पास रेगुलर होती हैं, नॉन रेगुलर का तो कंसेप्ट नहीं है उसमें, सो आंसर इज नो। नंबर 3, आर ऑल नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट? क्या तमाम नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट होंगी? सो दिस इज द केस कि नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस जो हैं वो तो कंफर्म इनफाइनाइट होंगी। अगर वो फाइनाइट होंगी तो फिर वो नॉन रेगुलर नहीं होंगी, बल्कि आप उसको रेगुलर कंसिडर करेंगे। सो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर इज यस। लास्ट वन, आर ऑल इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर नॉन रेगुलर? क्या तमाम इनफाइनाइट लैंग्वेजेस जो हैं वो नॉन रेगुलर हैं? नो, बहुत सारी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या होंगी, वो रेगुलर की भी होंगी। सो इट मीन द आंसर इज मिक्स। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो। तो ये कुछ बुनियादी क्वेश्चन है, कुछ की क्वेश्चन है। काफ़ी उम्मीद है कि आपने जो हमने अब यहाँ पे शेयर किया है नॉलेज, उसके अकॉर्डिंग जो है वो अब आपको इन चीज़ों की समझ आ गई होगी कि रेगुलर लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, नॉन रेगुलर लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, फाइनाइट लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, इनफाइनाइट लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, फिर इनका कम्बिनेशन का कंसेप्ट क्या है कि फाइनाइट हो, रेगुलर हो, इनफाइनाइट हो। सो जस्ट फॉर यूर ईज एंड जस्ट फॉर यूर कन्वीनियंस आई हैव
here written number of questions for you people, ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसका आइडिया जो है वो आपका मैच्योर हो सके. ओके, नेक्स्ट देयर इज अ क्वेश्चन, आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट? इसका अब आंसर आप खुद देंगे, क्योंकि ये अभी हमने क्वेश्चन जो था अभी प्रीवियस पेज पे हमने इसकी बात की है. तो आर ऑल रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट? सो सोचें इसके ऊपर. आंसर इज नो. तमाम रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट नहीं है, कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट हैं. हाँ, ये जरूर है कि हर फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर है, लेकिन क्या हर रेगुलर लैंग्वेज फाइनाइट है? नो, क्योंकि कुछ रेगुलर लैंग्वेजेस इनफाइनाइट भी हैं. सो हियर द आंसर इज नो, मैनी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस आर रेगुलर. सो हम यहाँ पे जब इसका आंसर यस करते हैं, अगर हम यस कर दें इसका आंसर, और मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट इसको यस कर देते हैं, उसकी रीज़न क्या है? वो दो तरह की मिस्टेक्स हैं हमारे पास जो हम कंसिडर करते हैं. नंबर वन, द स्ट्रिंग्स ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस आर फाइनाइट. चूंकि हमने अभी केसेस में देखा है कि रेगुलर लैंग्वेजेस की स्ट्रिंग्स जो आपके पास बनती हैं वो फाइनाइट होंगी. ओके, सो इस फाइनाइट टर्म की वजह से ये जो हमने यहाँ पे इसको प्रोमिनेंट किया है, देयरफॉर द रेगुलर लैंग्वेज मस्ट बी फाइनाइट. तो ये क्लेम किया जाता है कि रेगुलर लैंग्वेज भी फाइनाइट होनी चाहिए. सो दिस इज रॉन्ग कंसेप्ट. कंसेप्ट नंबर टू, the main common mistake number 2, regular languages are by definition accepted by finite automata. Again यहाँ पे हम देख रहे हैं कि finite की term हमने यूज की है. तो regular languages by definition चूंकि उनको finite automata accept करता है, इसलिए regular languages finite होती हैं. Again this is not the case. हम इस finite की वजह से हर language को regular consider नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी इनफाइनाइट लैंग्वेजेस हैं जिनके लिए हम फाइनाइट ऑटोमेटा जो है उसको डिजाइन कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट बट रेगुलर लैंग्वेज. के एग्जांपल दें जो कि एक लैंग्वेज की कि इनफाइनाइट भी हो, लेकिन उसके साथ वो रेगुलर कैटेगरी की शर्त को भी पूरा करती हो. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ लैंग्वेज एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दिस लैंग्वेज. वी हैव टू स्टेट्स, वन इज एक्स, अदर वन इज वाई, and the x is initial and as well as the final state. So if you read A or B, you will go in from state x to state y, and at state y if you read A or B, you will go again back to the state x. So इस तरह सर्किट की शक्ल में आप x से y पे जाते हैं, वहाँ पे कोई भी लेटर आपको मिलता है, आप अगेन x पे आ जाते हैं, x पे आपको कोई लेटर मिलता है A या B की शक्ल में, तो आप y पे चले जाते हैं. So it means every time you will be at state x, you will be in final state. So at initial empty string जो है वो final है, वो acceptable है इस लैंग्वेज में, और उसके बाद 1 लेंथ की स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, 2 लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी, 3 लेंथ की स्ट्रिंग रिजेक्ट होगी, 4th लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी. सो इट मीन दिस लैंग्वेज इज ऑल अबाउट द इवन लैंग्वेज, कि ऐसी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ इवन है वो आपकी इस पार्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर जो है वो एग्जिस्ट कर सकती हैं, वो इसके अंदर जो है वो मौजूद होंगी. सो इट मीन क्वेश्चन हमारा क्या था, गिव एन एग्जांपल ऑफ एन इनफाइनाइट बट रेगुलर लैंग्वेज, के आप एग्जांपल दें कि जिसमें आप इनफाइनाइट लैंग्वेज भी हो, और इसमें आप देख सकते हैं आप इस पैटर्न के ऊपर, इवन पैटर्न के ऊपर जितनी मर्जी स्ट्रिंग्स जो हैं वो आप इसमें जनरेट कर सकते हैं, और रेगुलर भी हो. अब चूंकि आप इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बना चुके हैं, आपके सामने करेक्ट भी है, तो इसलिए हम कहेंगे कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज कंसीडर होगी. ओके, so here are some questions, here are some languages. So we have differentiate them as the regular or the non-regular languages. So बहुत सारी एग्जांपल है, हम यहाँ पे वन बाय वन इनको देख लेते हैं. So the number 1, a power n such that n value can be greater than equal to 1. ये अब एक लैंग्वेज है, और इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि n की वैल्यू अगर आप इसकी पावर में रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू 1 है. सो a पावर 1 मीन a 1 टाइम. अगर n की वैल्यू आप 2 स्टोर करेंगे, 2 प्लेस करेंगे यहाँ पे, सो a पावर 2 का मतलब a 2 टाइम, n को 3 प्लेस करेंगे तो a पावर 3 मीन a 3 टाइम उसकी अक्रंस होगी, एंड सो ऑन. सो मिनिमम वैल्यू ऑफ a इज 1, देन 2, देन 3, देन 4. सो इट मीन दिस इज द सिंपलेस्ट केस
and you can design automata for it. यहाँ पे आप देख सकते हैं we have two states, Q1 that is the initial, Q2 that is the final state. If you read letter A at initial state, you will go in state number 2 that is the final. So A one time आपके पास जो है वो Q2 में लेके जा रहा है जो कि फाइनल स्टेट है, और इसमें हमने देखा अपनी लैंग्वेज A पावर n में कि उसमें वन टाइम A अगर आएगा तो वो भी एक्सेप्टेबल है, टू टाइम आएगा तो एक्सेप्टेबल है, एंड ऑनवर्ड जितनी भी स्ट्रिंग आएंगी एक्सेप्टेबल है. सो फॉर दैट केस वी हैव टू डिजाइन अ लूप हेयर एट स्टेट Q2. सो इसमें आप देख सकते हैं कि इससे जो लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो आपके पास A स्टार है, या इन जनरल आप इसको A प्लस का नाम भी दे सकते हैं, A पावर प्लस, जिसमें एटलीस्ट वन टाइम A की अक्रंस होगी और उसके बाद ऑनवर्ड कोई भी नंबर ऑफ टाइम A आपका जो है वो आपकी पार्टिकुलर लैंग्वेज में आ सकता है, स्ट्रिंग में आ सकता है. सो दिस इज ए रेगुलर लैंग्वेज. नंबर 2, A पावर n B पावर m such that n m both have values at least 1 and there can be value less than greater than equal to 1 2 3 4 and onward. अब इसमें आप देखें कि जो A की नंबर ऑफ अक्रंसेस है वो डिपेंडेंट नहीं है B के ऊपर, क्योंकि इसकी पावर A पावर n है, इसकी पावर जो है वो m है. सो यू कैन हैव डिफरेंट टाइम्स और डिफरेंट नंबर ऑफ n और डिफरेंट नंबर ऑफ m. अगर आपके पास एक पार्टिकुलर टाइम के ऊपर n की वैल्यू 2 है तो पॉसिबल है कि m की वैल्यू 3 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू इनकी कम से कम 1 होगी. अब ये पैटर्न कहाँ तक चलेगा, आप एनी नंबर ऑफ टाइम तक इस पैटर्न को चला सकते हैं. सो इट मीन आपने जब भी A को डिज़ाइन करना है आप उसको डिज़ाइन कर लें, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम. आपने ये देखा होगा कि फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर आप जब भी अपने चेंज करना होता है, स्टेट चेंज करते हैं, तो इसका मतलब सिंबल भी चेंज कर सकते हैं. सो इफ़ यू हैव स्टेट 1 एंड एट स्टेट 1 लेट्स से दैट इज Q1, यू रीड A, you will go in state number 2 and वहाँ पे लूप लगाएं जैसे अभी हमने देखा था. तो जब तक आपको A मिलता रहे आप उस लूप पे रहें, जैसे ही आपको वहाँ पे B मिले आप ऑनवर्ड शिफ्ट हो जाएं. जिस तरह हमने अभी ये बात की थी कि अगर आप इसकी बात करें कि अगर A के लिए आप देखें कि A आपको मिलेगा आप Q2 में जाएंगे और अगेन A मिलता रहेगा तो आप Q2 में ही रहेंगे. अब उसके बाद आपको B रिक्वायर्ड है m टाइम, तो उसके लिए आप यहाँ पे B का जो है वो एक एरो लगाएं और स्टेट बना दें. जब आपको B मिलेगा तो आप थर्ड स्टेट पे चले जाएंगे जो कि फाइनल होगी, और उसके ऊपर नंबर ऑफ टाइम आपको जब भी B मिलता रहेगा तो उसमें आप जो है वो लूप करते रहेंगे. सो इन दैट केस प्लस साइन जो है वो आपका Q3 स्टेट पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. सो अगेन यू आर एबल टू डिजाइन द फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर गिवन केस. सो वी कैन से दैट यूर गिवन लैंग्वेज इज रेगुलर. द थर्ड केस, इसको हमने स्टार्ट में भी देखा भी है, A पावर n B पावर n सच दैट n कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1. अब दोनों बाउंडेड हैं, दोनों एक दूसरे के साथ जो हैं वो बाउंड कर रहे हैं. A रेज पावर भी n है, B की पावर भी n है, और n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो सकती है. तो इसका मतलब है अब जितने नंबर ऑफ टाइम आप A डिज़ाइन करेंगे, राइट करेंगे, उतने नंबर ऑफ टाइम आपका स्ट्रिंग में B भी आना चाहिए. सो अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव नो आइडिया in here to decide to count total number of phase. After that you will be able to generate total number of B's. तो इस तरह का तो कोई सीन नहीं है हमारे पास, कोई केस नहीं है, ये हम पहले बात कर चुके हैं इसके ऊपर. सो सिंपली दिस लैंग्वेज इज नॉन रेगुलर. A power n B power n and such that the n value can be greater than equal to 1 and can be less than equal to 100 and this is a limit. आप उसको लिमिट कर रहे हैं, आप उसको बता रहे हैं कि मिनिमम 1 और मैक्सिमम 100 तक आप जा सकते हैं, आप 100 से ऊपर नहीं जा सकते हैं. सो दिस रेंज इज फाइनाइट, दिस रेंज इज काउंटेबल. आई मीन एक फाइनाइट रेंज की आप बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो ऑटोमेटा डिज़ाइन करना बड़ा सिंपल है. A पावर n B पावर n, जितने नंबर ऑफ टाइम A आएगा उतने नंबर ऑफ टाइम B आएगा. ओके 100 केसेस आप बना सकते हैं, 100 स्टेट्स लगा सकते हैं, 100 पाथ आप बना सकते हैं. यू आर एबल टू डू दैट टास्क. तो अब चूंकि ये इसकी जो रेंज है वो आपने एक फाइनाइट कर दी है, इस वजह से आप इसको कह रहे हैं कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर कंसिडर होगी. इसी तरह पैलिंड्रोम लैंग्वेज, चूंकि आप इसका रेगुलर एक्सप्रेशन भी नहीं लिख सकते, ये तो कंफर्म हम कर चुके थे चैप्टर नंबर 4 के ऊपर जब हम रेगुलर एक्सप्रेशन की या उसकी बात की थी. डिस्क्रिप्टिव में भी हमने इसको इन डिटेल देखा था, रिकर्सिव में भी बात की थी. सो फॉर पैलिंड्रोम लैंग्वेज यू आर अनेबल टू write any regular expression and further you are unable
to design some type of finite automata related to that palindrome language. So simply this is a non-regular language. इसी तरह प्राइम लैंग्वेज की अगर आप बात करें, ए पावर एन सच दैट एन इज अ प्राइम, प्राइम की भी एग्जांपल हम अभी देख के आए हैं। प्राइम के अंदर भी 2 इज अ प्राइम, 3 इज अ प्राइम, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन। तो इस पैटर्न के ऊपर भी आपके पास कोई बाकायदा कोई इस तरह सिनेरियो, कोई केस नहीं है कि जिसमें आप अपने प्राइम के अगेंस्ट जो है वो कोई रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकें या आप उसके लिए जो है वो कोई फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर सकें। सो अगेन द प्राइम लैंग्वेज इज आल्सो कंसीडर्ड एज द नॉन रेगुलर लैंग्वेज। अब हमारे पास है ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर पी सच दैट एम एन पी वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब इसका जो केस है वो आप देख सकते हैं कि ये सिमिलर है इसके साथ जो ए पावर एन बी पावर एम हमने राइट किया। उसमें हमने कहा था कि पावर जो इसका सिंबल है वो डिफरेंट है, इसमें एन था इसमें एम है और इसकी रेंज चाहे इनफाइनाइट है, लेकिन अब ये बी जो है नंबर ऑफ बीज की अक्रंस वो नंबर ऑफ एज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि जैसे ही ए की अक्रंस एंड हो जाएगी चाहे वो जितने नंबर ऑफ टाइम बी आ जाए उसके बाद बी की नंबर ऑफ अक्रंस जो है वो आप उसको शो कर सकते हैं। सो अगर यहाँ पे 2 सिंबल है ए बी है तो इसमें हमने यहाँ पे 3 लिख दिए हैं, ए पावर एम बी पावर एन और सी पावर पी। तो और उसमें उसी तरह एम एंड पी कैन हैव वैल्यूज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो सिंपली दिस इज द केस ऑफ रेगुलर। यू आर एबल, हम स्टेट बढ़ाते जाएंगे, पहली स्टेट से दूसरी पे ए के साथ जाएंगे, वहां पे लूप लगाएंगे, दूसरी स्टेट से तीसरी पे जाएंगे बी के साथ, उस पे लूप लगाएंगे, थर्ड से फोर्थ पे जाएंगे सी के साथ और उस पे लूप लगाएंगे। सो यू विल बी एबल टू design some type of finite automata for given case. So simply the language will be generated by using this type of scenario will be regular. इसी तरह a power n, b power n, c power n such that n can be greater than equal to 1. Again this scenario is relates to this one. इसमें आप देख सकते हैं a power n, b power n में हमने क्या कहा था कि ये नॉन रेगुलर है क्योंकि ये कितने नंबर ऑफ n आएंगे ये इनफाइनाइट है, और दूसरी बात ये डिपेंड कर रहा है कि जितने a के काउंट होंगे उतने ही b के काउंट होंगे। तो अगेन अब इसमें हम कह रहे हैं पावर एन, बी पावर एन, सी पावर एन, ये तीनों रिलेटेड है। अब ए का रिकॉर्ड रखें, फिर बी का रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग जनरेट करें, फिर सी का जनरेट करें बी के अकॉर्डिंग। सो इट मीन दिस इज ए नॉन रेगुलर लैंग्वेज। तो इसको डिसाइड करना, इसको डिजाइन करना, इसको काउंट करना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। यू हैव लिमिटेड द रिस्ट्रिक्टेड मॉडल एंड द लिमिटेड मेमोरी इन दैट रिस्ट्रिक्टेड मॉडल, द फाइनाइट ऑटोमेटा। ए पावर एन सच दैट एन इज इवन, अभी हमने इसकी एग्जांपल भी की है, हमने डिजाइन किया है, हमने ए बी के ऊपर डिजाइन किया था। आप एक ही सिंबल के ऊपर भी मशीन डिजाइन कर सकते हैं कि एन की वैल्यू अगर इवन होगी तो उसके लिए आप जो है वो ऑटोमेटा उसका जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। सो सिंपली अगर आप यहाँ से बी को आउट कर दें, सिर्फ ए को रहने दें, तो यही ऑटोमेटा जो है वो कंसीडर होगा फॉर इवन एंड फॉर सिंपली पार्टिकुलर सिंबल दैट इज नोन एज द ए इन अल्फाबेट। तो इस तरह, तो अब चाहे ए पावर एन विद एन इज इवन और विद एन इज ऑड होगी वैल्यू, आप दोनों केसेस के अंदर आप कह सकेंगे कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर कंसीडर होगी। सो एम्प्टी लैंग्वेज जिसका सिंबल ये है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें आपके सेट में कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो ये वैसे ही हम बात कर चुके हैं, ये हम क्लेम कर चुके हैं अपनी उस डायग्राम के अंदर, अपने चार्ट के अंदर, कि एम्प्टी लैंग्वेजेस जो हैं वो रेगुलर कंसीडर होती हैं। सो आई थिंक यू नाउ विल बी pretty much clear about the concept of regular languages and the non-regular languages. Which languages are considered as the regular languages and which languages are considered the non-regular languages. I think you have some idea about that to differentiate both of these concepts, regular and the non-regular. अब ये कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए, आपको कोई भी लैंग्वेज दी जाए तो उसके अगेंस्ट आप सिंपली बता सकते हैं कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है या आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो रेगुलर नहीं है। सो देयर इज अ रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ रेगुलर लैंग्वेज। रिकर्सिव डेफिनेशन का कंसेप्ट हमने देखा था जब हमने डिस्क्रिप्टिव और उसके बाद रिकर्सिव की बात की थी, तो वही सेम कंसेप्ट है वो हमारे पास जो है, हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं।
So according to this one, the recursive definition of regular language over sigma, we have to define the concept in 3 steps. Step number 1, some basic elementary items will be the part of your step number 1. So we can say the empty language or simply the empty string or the symbol a, या कोई भी symbol आपके पास जो आपके उसका part है आपके अल्फ़ाबेट का, for every a belongs to sigma or regular. तो इस तरह जो भी हमारे पास इनमें से कुछ भी होगा तो आप उसको रेगुलर कंसीडर करेंगे. In step number 2, we have some type of formulation. If L1 and L2 are regular, then L1 union L2, इसका जो रिजल्ट होगा वो भी रेगुलर है. L1 concatenation with L2, वो भी आपके पास जो है वो उसका रिजल्ट जो है वो भी रेगुलर होगा. और आप L1 या L2 का स्टेरिक क्लोजर फाइंड करते हैं तो वो भी हमारे पास रेगुलर होगा. सो इफ L1 and L2 are regular, then union, then the concatenation and the closure are all regular languages. वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास आफ्टर ऑपरेशंस जो जनरेट होंगी वो भी रेगुलर कंसीडर होंगी. स्टेप नंबर 3, एज यूजुअल नथिंग एल्स इज अ रेगुलर लैंग्वेज. इसके अलावा कोई चीज़ रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी. So this is the basic definition of recursive in terms of regular languages. अब हम बात करते हैं कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस की रेगुलर लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग, और वो एलिमेंट्री क्वेश्चंस हमारे पास कौन कौन से हैं. हम देखते हैं कि वो बेसिक क्वेश्चंस कौन से हैं. So first of all, we have a question that is known as the membership question. So question is, given regular language L and string W, how can we check if W belongs to L? Two things we have. Number one, we have regular language L, and number two, we have a string particular. अब हमने ये चेक करना है कि क्या हमारी given string W जो है वो हमारी लैंग्वेज का पार्ट है, वो उससे बिलोंग करती है या नहीं करती. सिंपली दिस क्वेश्चन इज नोन एज द मेंबरशिप क्वेश्चन, कि आप बताना चाह रहे हैं कि आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपकी पार्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है. So for this one you have to take the DFA that accepts and check if W is accepted by regular language L. तो आप इस काम के लिए एक DFA लें, और उस DFA को लेने के बाद आप ये चेक करें कि आपकी W जो है यानी स्ट्रिंग जो है वो इस मशीन के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है, आप उसको वहाँ पे रन कर सकते हैं. सो फॉर दैट हमने इसको जर्नलाइज किया है कुछ इस तरह से कि अगर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक आपको ये स्ट्रिंग ले जाए, जो कि जिसको हम W का नाम दे रहे हैं, कि आप इनिशियल स्टेट से स्टार्ट लें और दरमियान में जितनी भी स्टेट्स हैं या जो भी इसका पाथ है, बहरहाल ये W आपको अगर इनिशियल से स्टार्ट होके फाइनल तक अगर आपको ले जाती है तो आप कहेंगे कि आपकी W जो है स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का पार्ट है. सो यू कैन से दैट W बिलोंग्स टू योर लैंग्वेज L, दैट इज रेगुलर. नंबर 2, अगर आप ये ना कर सकें, आपकी स्ट्रिंग आपको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ना लेके जा सके, क्रॉस मीन कि आप इनिशियल से स्टार्ट करें लेकिन आप फाइनल तक ना लेके जा सकें, तो आपकी गिवन स्ट्रिंग जो है वो लाजमी तौर पे लैंग्वेज का पार्ट नहीं होगी. कंफर्म है कि वो आपको फाइनल तक नहीं लेके जा रही, तो इसका मतलब लैंग्वेज में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती. सो दैट पर्टिकुलर स्ट्रिंग विल कंसीडर्ड बी दी नॉट पार्ट ऑफ योर गिवन लैंग्वेज. इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन इज एम्प्टीनेस क्वेश्चन है. गिवन रेगुलर लैंग्वेज L, हाउ कैन वी चेक इफ L इज एम्प्टी. हम कैसे देख सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी है. इस काम के लिए भी आप क्या करें, टेक द DFA दैट एक्सेप्ट्स लैंग्वेज. आप एक DFA लें जो एक्सेप्ट करे आपकी लैंग्वेज को, एंड चेक इफ देयर इज अ पाथ फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल. और चेक कर लें कि क्या उसमें कोई इनिशियल से फाइनल पे जाने का पाथ है. अगर तो किसी स्ट्रिंग के लिए इनिशियल से फाइनल पे जाने का पाथ है तो इसका मतलब लैंग्वेज तो एम्प्टी नहीं है, बल्कि कोई स्ट्रिंग आपको इनिशियल से फाइनल तक लेके जा रही है. लेकिन अगर कोई भी स्ट्रिंग इनिशियल से फाइनल पे जाने का पाथ उसको ना मिल सके तो आप कहेंगे कि आपकी गिवन लैंग्वेज जो है वो एम्प्टी कंसीडर होगी. सो इसके लिए भी हमने जर्नलाइज किया इसको. अगर इनिशियल स्टेट से आप स्टार्ट लें और फाइनल तक चले जाएं,
कोई भी स्ट्रिंग आपकी अगर इनिशियल से चले और आपको फाइनल तक ले जाए, सो इट मीन यू वर गिवन लैंग्वेज इज नॉट एम्प्टी, वो एम्प्टी नहीं है। हम एम्प्टीनेस चेक कर रहे हैं। एम्प्टीनेस कब कंफर्म होगी? कि जब कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करेगी ऐसी जो आपको फाइनल तक लेके जा सके। सो दिस इज द केस, यू हैव द इनिशियल, you have the final state, and you are unable to take your string from initial to final by using this path, so it means your given language is empty. So this is the emptiness question कि आप emptiness चेक कर रहे हैं किसी लैंग्वेज की कि उसके अंदर कोई वर्ड है नहीं या नहीं है। तो अगर आपको पाथ मिलता है इनिशियल से फाइनल पे जाने का तो कंफर्म है कि लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है, बल्कि कुछ स्ट्रिंग्स हैं जो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है और वो आपको फाइनल तक लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसा पाथ आपको नहीं मिलता, कोई भी स्ट्रिंग ऐसी नहीं है जो आपको इनिशियल से फाइनल तक लेके जा सके, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज इज एम्प्टी। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन रिलेटेड टू गिवन सिनेरियो। Third question is finiteness question. Given regular language L, how can we check if L is finite? एक रेगुलर लैंग्वेज है हमारे पास, हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ वर्ड्स जो हैं वो फाइनाइट हैं, लैंग्वेज जो है वो फाइनाइट है और उसमें तमाम स्ट्रिंग्स जो हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है वो एग्जीक्यूट हो सकती हैं। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू टेक द डीएफए दैट एक्सेप्ट्स एल, चेक इफ देयर इज अ वॉक विद साइकिल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट टू अ फाइनल। आप चेक करें इनिशियल से लेकर फाइनल तक लेके जाएं अपनी स्ट्रिंग्स को, और स्पेशलिटी इसकी क्या है, आप इसमें चेक करें कि क्या आपके पास कोई ऐसा पाथ है कि जो इनिशियल से आपको फाइनल तक लेके जाए और उसमें साइकिल भी एग्जिस्ट करे। साइकिल का मतलब है कि उसमें कोई लूप जो है वो भी एग्जिस्ट करता हो। हम देख लेते हैं इसको। दिस इज द जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ दिस वन। You have this initial state and you have this final state, and from initial to final in between you have a cycle there. Cycle mean loop है जो आपको मतलब आइट्रेट करवा रहा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर और बार बार रिपीट करवा रहा है। सो इन दिस केस यू कैन से एल इज इनफाइनाइट, कि आपकी लैंग्वेज जो इनफाइनाइट है जस्ट ओनली ड्यू टू द एग्जिस्टेंस ऑफ लूप, क्योंकि लूप का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ टाइम जो है वो आप अपनी किसी भी स्ट्रिंग जो है वो उसको नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स और उसके अंदर सिंबल्स जो है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो सिंपली दिस इज द केस इन विच यू कैन से दैट एल इज इनफाइनाइट। In the other case, you have the initial state, you have the final state, and in between you have no loop. So in this case, you can say that L is finite. जब उसमें लूप ही नहीं है तो कंफर्म है कि आप इनिशियल से फाइनल तक जाने के 1, 2, 3, 100 जितने भी पाथ हैं वो कंफर्म पाथ वही होंगे, उसमें लूप नहीं है, उसमें इसका मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जो है फाइनाइट लेंथ की वो आप उसमें चला सकते हैं। सो फॉर दैट केस यू कैन से दैट L is finite in this case. तो ये हमारे पास जो है ये कुछ बेसिक रिलेटेड क्वेश्चन थे हमारे पास। इससे 3 क्वेश्चंस की हमने एलिमेंट्री क्वेश्चंस की बात की है। नंबर 1 हमने मेंबरशिप क्वेश्चन की बात की है कि क्या एक स्ट्रिंग जो है वो आपकी लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है। तो हमने कहा कि आप स्ट्रिंग लें और ऑटोमेटा के ऊपर उसको एग्जीक्यूट करें। अगर आपकी स्ट्रिंग आपको फाइनल तक ले जाती है तो वो उस लैंग्वेज का पार्ट है, अगर वो स्ट्रिंग आपको फाइनल तक नहीं लेके जाती तो आपकी स्ट्रिंग जो है वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। सेकंड सिनेरियो में हमने बात की एम्प्टीनेस की, कि आप एक लैंग्वेज है उसको चेक करना है कि वो एम्प्टी है या नहीं है। तो अगर कोई भी स्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है जो इनिशियल से फाइनल तक आपको लेके जा सकती है तो उस केस में आपकी लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है। लेकिन अगर उसमें कोई स्ट्रिंग भी नहीं मिलती जो आपको इनिशियल से फाइनल तक लेके जा सके तो कंफर्म है कि आपके पास जो लैंग्वेज है वो फाइनाइट है, सॉरी एम्प्टी है। इसी तरह थर्ड केस हमने फाइनाइट के ऊपर बात की है कि अगर आपके पास इनिशियल से फाइनल तक जाते हुए इन बिटवीन इस पाथ में अगर कोई लूप मिलता है तो आपकी लैंग्वेज इनफाइनाइट है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस आ सकती हैं, नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स सिंबल्स जो हैं वो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसी तरह अगर आपको फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल इन बिटवीन कोई लूप नहीं मिलता तो आप कह सकते हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है वो क्या है, वो फाइनाइट कंसिडर होगी। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू द concept of regular languages. There is another question. Give regular languages L1 and L2. How can we check if L1 is equal to L2?
दो लैंग्वेजेस हैं और कंफर्म दोनों लैंग्वेजेस हमारे पास रेगुलर हैं। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। सो फॉर दैट वी हैव टू टेक अ प्रूफ, वी हैव टू टेक द इक्वालिटी। सो हम चेक करेंगे कि अगर ये केस करेक्ट है तो इसका मतलब है दोनों लैंग्वेजेस इक्वल हैं। सो दिस इज द केस। L1 फॉर लैंग्वेज 1 है, L2 लैंग्वेज 2 है। L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट और इसका जो रिजल्ट है उसको यूनियन करें L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 और इसका जो रिजल्ट है वो मीन यूनियन होगा। और अगर तो ये एम्प्टी सेट के इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो इक्वल हैं। डिफरेंस कहाँ पे हम लेके आ रहे हैं कि इधर L1 सिंपल है, L2 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, यहाँ पे L1 का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं और L2 सिंपल है हमारे पास। तो अगर इस गिवन सिनेरियो के ऊपर आपका ओवरऑल आपको एम्प्टी सेट एज अ रिजल्ट मिलता है तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लैंग्वेज 1 विल बी इक्वल टू द लैंग्वेज 2। तो हम इसको देखते हैं। इसमें दो कंसेप्ट हैं, वो उसको अंडरस्टैंड कर लें। वन इज द कंसेप्ट ऑफ सबसेट एंड द सेकंड वन इज प्रॉपर सबसेट। आपको जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है कि सबसेट का सिंबल जो है हम इस तरह से डिनोट करेंगे और प्रॉपर सबसेट के लिए हम इस सिंबल को डिनोट करेंगे। सो अगर तो आपके पास सेट ए जो है कोई भी दो सेट हैं, ए और बी अगर दो सेट हैं, अगर तो सेट ए का हर एलिमेंट जो है वो सेट बी के एलिमेंट में पाया जाता है तो आप उसको सबसेट का नाम देंगे, इज अ सबसेट ऑफ सबसेट बी। लेकिन अगर ए का हर सबसेट बी के सबसेट में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कोई एक ऐसा एलिमेंट भी है जो आपके पास बी का जो ए में एग्जिस्ट नहीं करता तो हम इसको प्रॉपर सबसेट का नाम देंगे। सो बेसिकली दिस इज द मैथमेटिक्स और इसमें ये आई एम श्योर दैट आप क्लियर होंगे इस बारे में, आपको कंप्लीट आइडिया होगा कि किस तरह से सबसेट और प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट है। ओके, सो दिस इज द केस, दिस इज द स्टेटमेंट यू हैव टू कंसीडर। एंड लेट्स से हमने इसका फर्स्ट पार्ट पिक किया L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट और इसको इक्वल कर दिया हमने एम्प्टी सेट के। और इसी तरह हमने क्या किया है कि L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 और इसको इक्वल कर दिया है एम्प्टी सेट के। सो अगेन हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने ये कहा है कि L1 एक सबसेट है L2 का, यानी कि L2 we can say have more elements as compared to L1 और इसका ओवरऑल जो रिजल्ट है हम उसको लेट से हम कह रहे हैं कि चूंकि L2 इज अ डोमिनेटिंग फैक्टर इन दिस केस कि L2 के नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू L1 तो हम L2 को उसका कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करेंगे। सो सिंपली दिस इज द केस और हम इस बेस पे कह रहे हैं कि L1 एक सबसेट है L2 का क्योंकि L1 के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो L2 के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इन अदर केस हमने इसको रिवर्स किया कि L2 इज अ सबसेट ऑफ L1 एंड वी हैव टू राइट इट L2 इज अ सबसेट ऑफ L1। सो अब दोनों सिनेरियो को अगर आप देखें तो दोनों सिनेरियोज के अंदर जो है वो केस सेम है। फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि L1 सबसेट है L2 का और दूसरे केस में हमने उसको रिवर्स किया है कि L2 जो है वो L1 का सबसेट है। सो इन दिस पार्टिकुलर सिनेरियो वी कैन से दैट बोथ आर इक्वल, सो L1 इज इक्वल टू L2। तो इस तरह से दोनों लैंग्वेजेस जो हैं हम इसको कंसीडर करेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल हैं। अब सेकेंड सिनेरियो हम ये ले रहे हैं कि ये इक्वल नहीं है, सो दीज आर नॉट इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दिस L1 इंटरसेक्शन L2 कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनियन विद L1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन L2 and these are not equal to the empty set. Okay, so L1 intersection L2 complement is not equal to empty set। हमने इसको सेपरेट कर दिया है और इसकी इक्वालिटी को सेपरेट कर दिया है। हम अब कह रहे हैं कि L1 पार्ट है L2 का लेकिन इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स L1 के ऐसे हैं जो L2 में एग्जिस्ट नहीं करते। सो इट मीन कि आपका L1 जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं है L2 का। सो प्रॉपर सबसेट सिंबल इज दिस वन। सो फॉर दैट वी आर सेइंग चूंकि L1 के कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो L2 के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते, सो फॉर दैट रीजन वी आर सेइंग दैट L1 इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ L2।
और सेम यही केस हमारे पास जो है वो नेक्स्ट वन है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि L2 हमारे पास जो है वो एक ऐसा यानी L2 के अंदर कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो L1 के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। सो फॉर दिस L2 इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ L1। अब बात तो वही आ गई जो प्रीवियस केस में हमने की थी, वहां पे हमने ये बात की थी कि L1 इज अ सबसेट ऑफ L2 एंड L2 इज अ सबसेट ऑफ L1। अब हम इसमें कह रहे हैं कि या तो आप इसको कंसिडर कर लें कि L1 सबसेट नहीं है L2 का, या आप कह दें कि L2 सबसेट नहीं है L1 का। सो इन बोथ केसेस यू हैव टू राइट इट हियर L1 इज नॉट इक्वल टू L2। अब जब कंफर्म है कि दोनों ही एक दूसरे का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि L1 और L2 जो है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम समअप करें आज के लेक्चर को। तो आज हमने क्या किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिफाइन व्हाट इज अ रेगुलर लैंग्वेज, सिंपली अ लैंग्वेज दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, or a language that can be designed by using the finite automata is simply known as the regular language. And for the languages for which you are unable to express it by using the regular expression or by using the finite automata, that particular language will be considered as the non-regular language. फिर हमने इसी आइडिया को मैच्योर किया, हमने बहुत सारी एग्जांपल्स की बात की और उसके ऊपर हमने देखा कि किन लैंग्वेजेस को हम रेगुलर कंसीडर करते हैं, नॉन रेगुलर कंसीडर करते हैं। एक चार्ट देखा, उससे हमने कंफर्म किया कि तमाम एम्प्टी लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है, और नॉन एम्प्टी के अंदर फिर कैटेगराइज किया हमने फाइनाइट इनफाइनाइट को, और फाइनाइट के अंदर भी हमने कहा कि हर फाइनाइट लैंग्वेज रेगुलर है, और इनफाइनाइट के ऊपर हमने बात की कि कुछ लैंग्वेजेस रेगुलर हैं और कुछ नॉन रेगुलर हैं, और उसको हमने एग्जाम्पलीफाई भी किया वहाँ पे। फिर हमने रिकर्सिव डेफिनेशन भी इसकी देखी है, और कुछ एलिमेंट्री क्वेश्चंस भी देखे हैं कि एम्प्टीनेस है, फाइनाइटनेस है, और इसी तरह हमारे पास मेंबरशिप का क्वेश्चन है, और फर्दर फिर हमने यहाँ पे टू लैंग्वेजेस की इक्वालिटी को भी चेक किया है। सो आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू आफ्टर टेकिंग दिस लेक्चर यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थॉरो नॉलेज रिलेटेड टू द रेगुलर लैंग्वेजेस। सो इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे अपने नए कंसेप्ट्स के साथ। हम इसको प्रोलॉन्ग करेंगे अपने इसी कंसेप्ट को, रेगुलर लैंग्वेज को, और कुछ इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।